Okay, we were discussing about the peptic ulcer or from the surgical point of view. So how to treat the peptic ulcer? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट, इसको मेडिसिन में डिटेल में पढ़ चुके हैं और यह है कि इसमें मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्वेस्टिगेशंस बस आप इसलिए करवाते हो कि जो है ना, आप रूल आउट कर सको कि कॉज क्या है, कहीं गैस्ट्रिनोमा तो नहीं है, कहीं उसके लिए गैस्ट्रिक लेवल चेक करवा लोगे, एच पाइलोरी की डिटेक्शन कर लोगे, या आप देख लोगे कि कहीं कैंसर तो नहीं है, उसकी बायोप्सी मटीरियल वगैरह ले लोगे। एंड उसको भी कुछ चीज़ों में करते हैं, इंडिकेशंस होती हैं, वो मैंने आपको बता दी थी। लेकिन अब जो हमारा होता है ना, जो हम ओपीडीज़ में करते हैं, वो पेशेंट्स इसके साथ आ रहे होते हैं, हम पीपीआई स्टार्ट करवा देते हैं। और अगर कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट आया है तो ऑब्वियसली उनको हॉस्पिटलाइज़ करते हैं और साथ में पेशेंट को कुछ चीज़ें समझाते हैं। जैसे आपके सिनेरियोज़ में इतने ज़्यादा हमने सिनेरियोज़ डिस्कस किए, उसमें आपने देखा था कि पेशेंट स्मोकिंग कर रहे थे। हम पेशेंट को कहेंगे स्मोकिंग ना करें, पेशेंट को कहेंगे एसिडिक फूड्स ना लें, बाहर के खाने ना खाएं, और अगर आपको ये एनसेड्स जो है इनको ना यूज़ करें, आप जो है वो स्टेरॉइड्स ना यूज़ करें, इम्यूनिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। फिर ये समझा देंगे। अगर उसने फिर भी किसी वजह से एनसेड यूज़ करने होते हैं तो फिर वो डोज़ एडजस्टमेंट कर देते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या जो भी उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है पीपीआईज़ के साथ इरेडिकेशन थेरेपी। ये हम तब करवाते हैं जब हमें एच पाइलोरी की डिटेक्शन मिल जाए कि जी अल्सर के अंदर जो है ना एच पाइलोरी पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मेडिसिन में इसकी जो है ट्रीटमेंट डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव टू जो है ना, ट्रिपल थेरेपी होती है, क्वाड्रुपल थेरेपी होती है। ट्रिपल थेरेपी में यू नो दैट वी हैव द कैप। ठीक है, कैप मीन्स, सी मीन्स क्लेरिथ्रोमाइसिन, ए मीन्स अमोक्सिसिलिन और पी मीन्स पीपीआईज़, जिसमें ओमेप्राजोल हम देते हैं। और दूसरा हमारी क्वाड्रुपल थेरेपी होती है जिसमें टॉम्ब होता है। टॉम्ब मतलब टी फॉर टेट्रासाइक्लिन्स, ओ फॉर ओमेप्राजोल, एम फॉर मेट्रोनाइडाजोल एंड बी फॉर बिस्मथ सल्फेट। तो ये हमारी कोर्स होती है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर्जरी हमारी आ जाती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ना, वो हम कब करते हैं? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर के लिए, कि जी पेप्टिक अल्सर किसी का पड़ा हुआ है, अब पीपीआई से ट्रीट नहीं हो रहा, ठीक हो गया, पीपीआई से ट्रीट नहीं हो रहा और इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अल्सर की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, लाइक परफोरेशन हो गई है, ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आ रहा है, फाइब्रोसिस हो गई है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। नाउ वी विल डू द सर्जरी। तो सर्जरी के लिए जो है हमारा जो मेन एम है वो ये है कि हम ड्यूडेनम को एसिड के एक्सपोजर से बचाएं, क्योंकि हमने देखा कि ड्यूडेनम अल्सर्स मोस्टली इसी वजह से हो रहे हैं कि एसिड की प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा है। ताकि वो अल्सर ठीक हो जाए तो मेन एम हमारा जो है ना वो ये होना चाहिए। सो उसके लिए एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट कह रही हूँ, मतलब एक बंदा था, बिलरॉथ नाम था उसका जी। उसने बड़ी मज़े की इसकी कहानी जो है ना वो उसमें बेरियन लव में लिखी हुई है कि उसने एक्चुअली को देखे दिमाग, मतलब सोचने वाली बात है कि एक इंसान है। अब आप भी सोचें कि एक ड्यूडेनम अल्सर बना हुआ है, ठीक है, आपने सर्जरी करनी है तो आप क्या करोगे? वो अल्सर वाला एरिया निकाल दोगे? ऐसे ही सोच सकते हैं ना हम आम इंसान के, जी वो अल्सर बना हुआ है, अच्छा उसने बहुत तंग किया हुआ है तो हम जी उसको निकाल दें। अच्छा ठीक है, आप उस पार्ट को निकाल दें, तो ड्यूडेनम के साथ कनेक्शन भी तो कोई करना है ना, कि उस पार्ट को हमने निकाल दिया, ठीक है निकाल दिया, लेकिन खाना ऊपर से हमने खाया तो वो पार्ट ही अगर निकला होगा तो खाना किधर जाएगा? मतलब वो तो पेरिटोनियम में चला जाएगा ना। तो हमने तो कनेक्शन किसी तरह जोड़ने हैं ना, ताकि खाना ऊपर से वो एक ट्यूब के थ्रू नीचे ही आए, एनएस रेक्टम के थ्रू। तो हमने वो वाले हिस्से को निकाल देना है और बाकी हिस्सों को आपस में जोड़ देना है। मतलब इस तरह से ना, ये सिंपल से एक प्रोसीजर है। तो बिलरॉथ 1 गैस्ट्रेक्टमी में हम क्या करते हैं, इसकी पिक्चर के थ्रू आपको बताती हूँ। अच्छा जी, बिलरॉथ 1 होता है और बिलरॉथ 2 ऑपरेशन होता है। सबसे पहले बिलरॉथ 1 देखें, क्या किया हमने, ये देखें, गैस्ट्रेक्टमी की। सबसे पहले हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अल्सर जो है ना वो इस हिस्से में बना हुआ था, ठीक है, स्टमक के ये वाले हिस्से के अंदर जो मैं ब्लू वाले मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा अल्सर बना हुआ था। अब हमने क्या किया, हम एंट्रम को जो है ना मोबिलाइज़ करेंगे। सबसे पहले मोबिलाइज़ मीन्स कि हम थोड़ा उसको हिलाएंगे ताकि उसके इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स है ना उनसे उसकी डिटैचमेंट वगैरह हो जाए। ओमेंटम के साथ जो जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको मोबिलाइज़ करेंगे एंट्रम को, और फिर हम उस हिस्से को निकाल देंगे। ठीक है, एंट्रम को क्यों निकालते हैं?
क्योंकि हमने जो है ना एसिड की प्रोडक्शन जो है वो मेनली एंट्रम से हो रही होती है। तो हम चाहते हैं कि एसिड की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा ना हो, तो हम क्या करेंगे, एंट्रम को मोबिलाइज़ करेंगे और निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ से एसिड की प्रोडक्शन होती जानी है और वो अल्सर ने और ख़राब हो जाना है। तो हम इस वाले हिस्से को निकाल देंगे। अच्छा, अब हमने इस हिस्से को निकाल दिया, हम ऊपर से खाना खाएंगे, अगर ये हिस्सा ही निकला होगा तो ये खाना तो इधर से इधर बाहर चला जाएगा ना, ठीक है। उसको क्या पता कि मैंने आगे जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले हिस्से को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, मतलब ड्यूडेनम के साथ स्टमक के बाकी वाले हिस्से को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही किया हुआ है कि स्टमक का वो वाला हिस्सा निकाल के ना, एंट्रम वाला, बाकी वाले स्टमक को ड्यूडेनम के साथ जोड़ दिया हुआ है, ताकि वो खाना जो है वो इस वाले उसको पता हो, मैंने उस खाने को पता हो कि मैंने यहीं से जाना है, मेरा रास्ता ये है। तो डिस्टल स्टमक एंट्रम इज़ मोबिलाइज्ड एंड रिसेक्टेड एंड एनास्टोमोज्ड विद द ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसीजर होता है ना, इसको कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी, मतलब स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान में जोड़ना है हमने। दिस इज़ बिलरॉथ 1 गैस्ट्रेक्टमी। बिलरॉथ 2 में क्या हो रहा है कि वही हमने स्टमक को उसी तरह रिमूव किया हुआ है, लेकिन हमने जो है ना ड्यूडेनम के साथ नहीं स्टमक को जोड़ा हुआ, हमने जेजुनम के साथ स्टमक को जोड़ा हुआ है। ड्यूडेनम का जो हिस्सा है ना, जो हमने ऊपर की तरफ किया हुआ है, वो हमने बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। लेकिन आपको पता है अब जो खाना होगा ना वो स्टमक के थ्रू जेजुनम में इस तरह जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये जो ड्यूडेनम होती है ना, इसका कनेक्शन जो है वो जेजुनम के साथ भी है। मतलब वो क्यों हमने रखा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ना बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है, तो उसने बाइल लेके आना होता है ड्यूडेनम में। तो यहाँ से बाइल जो है यहाँ से फ़्लो करेगा, ये पिंक वाले मार्क को देखें, और जेजुनम के थ्रू होता हुआ नीचे जाएगा। मतलब खाने का अलग पाथवे है और ड्यूडेनम का जो बाइल फ़्लो है वो अलग पाथवे है। तो ये हमारा पाथवे बन जाता है। और पता है जेजुनम ना ज़्यादा अल्कलाइन होता है, तो वो अल्कलाइन मीडियम होता है ना जेजुनम का, तो वो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज़ करके रख देता है। इस वजह से हम जेजुनम को प्रेफर करते हैं और ड्यूडेनल अल्सर्स भी कम हो जाते हैं। तो बिलरॉथ 2 में क्या है, एंट्रम एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्टमक इज़ मोबिलाइज्ड एंड रिसेक्टेड, ड्यूडेनल स्टम्प इज़ क्लोज्ड एंड डिस्टल एंड ऑफ द स्टमक इज़ एनास्टोमोज्ड विद द लूप ऑफ जेजुनम। तो इन दोनों के प्रोसीजर्स की वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, आप वो भी देखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आए। तो ये हमारे बिलरॉथ दोनों प्रोसीजर्स हो गए। नेक्स्ट इज़ गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। इसमें ना हम स्टमक को नहीं, उसका कोई भी पार्ट रिमूव नहीं करते, बस हम ये करते हैं कि जो जेजुनम जो है ना उसको ऐसे ही स्टमक के साथ जोड़ देते हैं, ड्यूडेनम के साथ, मतलब ड्यूडेनम को अलग कर देना स्टमक से, और हमने कहना है कि जी अब जो है ना जेजुनम का लिंक होगा स्टमक के साथ, ड्यूडेनम और स्टमक की लड़ाई करवा देनी है, ड्यूडेनम को लैदा कर देना है और जेजुनम के साथ स्टमक को जोड़ देना है, विदाउट मतलब स्टमक को तोड़े बगैर, ठीक है। बिलरॉथ 2 और इसमें यही डिफरेंस होता है कि बिलरॉथ 2 में हम स्टमक को काट के, उसका एंट्रम और बॉडी को काट के फिर हम जेजुनम के साथ जोड़ते हैं। लेकिन गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी में भी वही प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे जेजुनम इज़ एनास्टोमोज्ड विद स्टमक, बट स्टमक इज़ नॉट कट और डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा जैसे यहाँ पे लिखा है कि जेजुनम का जो है ना, जो अल्कली होती है वो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देती है, ताकि एसिड की प्रोडक्शन ना हो, एसिड न्यूट्रलाइज रहे और ये सारा कुछ। और लेकिन वो कहते हैं कि अब ये प्रोसीजर हम नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि जी स्टमक का इतना गंदा मंदा सारा मैटर जो है ना एसिड, वो हमारे जेजुनम को ख़राब करना शुरू उसने कर दिया था, वहाँ पे अल्सर्स बनाना शुरू कर दिए थे, इस वजह से हम इसको परफॉर्म नहीं करते। फिर जी हमारा एक होता है कि ये प्रोसीजर्स जो हैं बिलरॉथ 1 2, इसकी हम कॉम्प्लिकेशंस आगे देखते हैं। बहुत मसले वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं जी, ऑब्वियसली होंगी, एक नॉर्मल हमने मैकेनिज़्म ख़राब कर दिया बॉडी का, तो मसले तो होंगे ना, ठीक है, तो वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हमारा आता है कि वेगस का मसला। देखें, वेगस का क्या मैंने आपको बताया था, वेगस का क्या फ़ंक्शन बताया था मैंने आपको, तो नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक हमने पढ़ी थी कि वेगस नर्व जो होती है ये एसिड की प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, सॉरी स्क्रीशंस को ज़्यादा करती है, एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रही होती है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर को भी सप्लाई कर रही होती है। पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्या कर रही होती है, ये रिलैक्स कर रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको दिखाया था कि हेपेटिक ब्रांच भी इसकी एक निकलती है, और ये गॉल ब्लैडर की भी सिक्रीशंस को मेंटेन करती है ताकि वो सिक्रीशंस हों नॉर्मल।
तो अब हमने क्या करना है, देखें वेगस है, आपको नज़र आ रही है, उसी तरह हम रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा। एंटीरियर वेगस है, पोस्टीरियर वेगस है। पोस्टीरियर वेगस को हम लेफ़्ट वेगस भी कहते हैं, राइट वेगस भी सॉरी कहते हैं, ठीक है, राइट साइड पे है ना। और जो एंटीरियर वेगस है उसको हम लेफ़्ट वेगस भी कहते हैं। अब जो है, जो पोस्टीरियर वेगस है वो आपको नज़र आ रही है, वो सीलियक डिवीजन दे रही है, और जो एंटीरियर वेगस है ना लेफ़्ट साइड वाली, वो हेपेटिक डिवीजन दे रही है, मतलब लिवर को भी एक ब्रांच दे रही है। अब जो पाइलोरिक्स है ना, पाइलोरस, उसको ना दोनों सप्लाई करते हैं, मतलब कि पोस्टीरियर वेगल भी सप्लाई करते हैं और इंटीरियर वेगल भी सप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे ना ये होता है कि हमने वेगस को काटना होता है। क्यों काटना होता है, वेगोटोमी क्यों करनी होती है? ताकि वो जो एसिड की प्रोडक्शन है वो कम हो, क्योंकि ये एसिड की प्रोडक्शन कर रही होती है। तो अब हम वेगस नर्व को कहाँ से काटें, कहाँ से काटना चाहिए वेगस को? वैसे हम वेगस को यहाँ से भी काट सकते हैं। हम वेगस को जो है हेपेटिक डिवीजन और सीलियक डिवीजन के बाद भी काट सकते हैं। हम वेगस को एंड पॉइंट से भी काट सकते हैं। तो वैसे कहाँ से, आपके लिहाज से में कहाँ से काटना चाहिए वेगस को? बिल फर्ज हम जो है वेगस को यहाँ से ऊपर से ही काट देते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला डिस्कस करते हैं कि हम वेगस को ना पकड़ के जो है वो यहाँ से ही काट देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रंकल वेगोटोमी। ट्रंकल वेगोटोमी, ठीक है। ट्रंकल वेगोटोमी जो है, इसमें हम क्या करेंगे कि शुरू से ही जो है ना वेगस नर्व्स को काट देंगे। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगस नर्व्स आर डिवाइडेड, मतलब कि उनको शुरू से ही हमने काट दिया। तो अब आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें ख़राब हो जाएंगी? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि ऊपर से हमने काट दिया, अब हेपेटिक डिवीजन भी इसकी चली जाएगी, ठीक है। तो हेपेटिक डिवीजन चली जाएगी तो क्या होगा, वो जो गॉल ब्लैडर की सिक्रीशंस इसने करवानी थी वो होगी नहीं होंगी, नॉर्मल नहीं होगी। तो उसकी वजह से वहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टेसिस हो जाएगी, और क्या होगा, वहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा, अगर पाइलोरिक स्फिंक्टर को ये जो है इसकी सप्लाई ख़त्म हो गई है तो क्या होगा, उसने रिलैक्स नहीं होना अब। तो क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगा तो पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद रहेगा, सारा ऊपर मैटर मतलब जो भी खाना होगा ऊपर फंसता जाएगा। तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ना, तो उसके मसले आना शुरू के, पेशेंट जो गैस्ट्रिक स्टेसिस हो जाएगी, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, गैस्ट्रिक एम्पनिंग नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, एसिड तो ठीक है, एसिड बंद हो गया, उसका हमें फ़ायदा हो गया, लेकिन ये दोनों मसले स्टार्ट हो गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, मतलब ये वाला प्रोसीजर हमारा सही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हम ना ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर वाला मसला आता है ना कि इसकी रिलैक्सेशन नहीं होती, इसके लिए हम एक प्रोसीजर परफॉर्म कर देते हैं जिसको हम कहते हैं पाइलोरोप्लास्टी। या पाइलोरोप्लास्टी में क्या हम करते हैं कि कुछ ऐसा प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देते हैं पाइलोरिक रिंग के ऊपर, और उसको जो है ना हम जो है वो जो रिलैक्स नहीं हो रही होती, ऐसा प्रोसीजर करते हैं कि इफ़ेक्टिव रिंग को थोड़ा वाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रेनेज जो है ना वो होना शुरू हो जाती है। तो उसको हम पाइलोरोप्लास्टी कहते हैं कि रिंग जो है ना पाइलोरिक रिंग, उसको हम थोड़ा सा वाइड कर देते हैं, ओपनिंग कर देते हैं उसकी थोड़ी सी, ताकि वो नॉर्मल जो है ना होता रहे ड्रेनेज, ठीक है। अब ये तो था हमारा ट्रंकल वेगोटोमी। अब एक होती है हमारी, उसने कहा कि इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे एक तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी बन रहे हैं, दूसरा जो है ना गैस्ट्रिक स्टेसिस भी हो रही है, पेशेंट वॉमिटिंग करता जा रहा है। तो ये वाला प्रोसीजर काम नहीं करेगा। अब हमारी होती है सेकंड, एक आया सिलेक्टिव वेगोटोमी। सिलेक्टिव वेगोटोमी में हमने क्या किया कि हमने ना यहाँ से काटा, समझ लें यहाँ से काटा। जब उस यहाँ से काटा मतलब कि जब उसने अपनी सीलियक डिवीजन भी दे दी है, हेपेटिक डिवीजन दे चुका है, मतलब अब गॉल ब्लैडर स्टेसिस का मसला नहीं आएगा, गॉल स्टोन्स का मसला नहीं आएगा, और ना ही सीलियक डिवीजन ख़राब हो, तो सीलियक प्लेक्सस के जो ब्रांचेस हैं वो भी इफ़ेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका सिलेक्टिव वेगोटोमी का ये फ़ायदा हो गया। लेकिन फिर हमारी होगी हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी। इसमें हमने क्या किया कि सिर्फ ये जो हमारी मतलब कि जो है एंड वाली है ना, मतलब समझ लें कि जहाँ पे ये वाली है, ये वाली, यहाँ से हमने काटा सिर्फ। तो हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी में क्या होता है कि हेपेटोबिलिटी भी बच जाती हैं, जो हमारी इसकी एंट्रल ब्रांचेस होती हैं, मतलब जो एंट्रम को सप्लाई कर रही होती हैं, जो क्रो फूड बनाती हैं, वो भी बच जाती हैं। सिर्फ पैराइटल सेल जो होता है ना, वहाँ पे जो डिनर्वेशन हो रही होती है, मतलब नर्वेशन, उसको हम डिनर्वेट करते हैं। तो इस वजह से ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, और जो है
ये है कि गोल्ड स्टैंडर्ड है इस वजह से ये। तो इस वजह से हमारी वेगोटोमी 3 तरह की हो गई, एक हमारी ट्रंकल वेगोटोमी, एक हमारी सिलेक्टिव वेगोटोमी और एक हाईली सिलेक्टिव। हाईली सिलेक्टिव बहुत अच्छी है कि इससे हम गैस्ट्रिक स्टेसिस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, हम गॉल ब्लैडर स्टेसिस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो है ना सिर्फ हमारी एसिड की प्रोडक्शन इसमें कम होगी। तो ये हमने वेगोटोमी पढ़ लिया। अब कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक दफ़ा हमने सर्जरी की, दोबारा अल्सर बन गया, रिकरेंट अल्सरेशन हो सकती है। दैन डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम की मैं आपके पास वीडियो जो है आपको एक शेयर कर दूंगी, लेकिन उसको देखने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें। डंपिंग सिंड्रोम देखें, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट की बात है, जस्ट कॉन्सेप्ट है। ये क्या कॉन्सेप्ट है देखते। देखिए सोचने वाली बात है, हमने स्टमक का वो वाला हिस्सा, इतना हिस्सा रिमूव कर दिया। अब स्टमक क्या कर रहा था, हमने खाना खाया, उसको इतना चर्न करके मिक्स करके प्यारा से उसको छोटे छोटे पीसेस करके जो है ना आगे ड्यूडेनम को दे रहा था। मतलब फूड को ना वो कह लें कि इतना बड़ा लुकमा था ना हमारा, और उसने छोटे छोटे पीसेस छोटे छोटे करके उसको फ्लूइड सा बना के चर्न कर करके उसका मिक्सचर बना के ना ड्यूडेनम को दिया था कि जी इसको डाइजेस्ट कर दो। अब क्या होगा, जब हमने स्टमक का इतना बड़ा पोर्शन, एंट्रम भी निकाल दी, बॉडी भी निकाल दी, अब क्या होगा, ये खाना आया प्रॉपर चर्न नहीं होगा, इतना ज़्यादा खाना ड्यूडेनम को मिल जाएगा। ड्यूडेनम कहेगा कि ये मुझे क्या तुमने इतना बड़ा दे दिया, इसको इतना अच्छी तरह तुमने जो है मिक्स करके क्यों नहीं मुझे दिया। तो अब ड्यूडेनम के साथ क्या होगा, ड्यूडेनम क्या करेगा, ठीक है, वो पागल हो जाएगा कि ये तुमने मुझे क्या दे दिया। इतना ज़्यादा खाना आ जाएगा ना कि उसको ना वो इतना सॉलिड सा होगा, मतलब प्रॉपर्ली मिक्स भी नहीं हुआ होगा। तो ना हमारी ब्लड वेसल्स कहेंगी कि जी थोड़ा सा ना इसके अंदर पानी ऐड करो, जैसे वो नहीं करते कि थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करो ताकि ना ये घुल जाए खाना। तो जी हमारी ब्लड वेसल्स ना अपना सारा फ्लूइड अंदर से निकाल के ना खाने के अंदर डालती जाएंगी। क्या होगा, ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, मतलब कि वो जो हमारा मतलब सारा बाइल का जूस, बाइल आना शुरू हो जाएगा। पैंक्रियाज जो है वो जूस अपना देना शुरू कर देगा, उधर से बाइल आ रहा है, उधर से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, उधर से ब्लड वेसल्स अपनी फ्लूइड देती जा रही हैं। तो वो फ्लूइड सारा बॉडी का ना उस फूड के अंदर ही चला जाएगा, ये समझ लें। और क्या होगा, इतना बड़ा, मतलब ये ल्यूमेन है ना, इसमें फूड ही फूड, पानी फूड, मतलब मैं पानी को इसके अंदर ना इसके साथ भर देती हूँ, पानी फूड इतना ज़्यादा। और ये ल्यूमेन जो है ना ऐसे हो जाएगा ड्यूडेनम का। और इतना ज़्यादा खाना जो है ना जब निकलेगा बॉडी में से, डायरिया नहीं होगा पेशेंट को। और इतना ज़्यादा खाना पीछे भी तो आ सकता है ना, वॉमिटिंग के साथ भी पेशेंट आ सकता है कि ठीक है, वॉमिटिंग के साथ मोस्टली नहीं आते, लेकिन यह है कि डायरिया के साथ, क्योंकि उसने खाने ने आगे ही जाना है मोस्टली। अब होगा क्या कि सब सारा फ्लूइड बॉडी का, उधर से बाइल, उधर से पैंक्रियाटिक जूस, उधर ब्लड वेसल्स ने अपना सारा फ्लूइड दे दिया कि ये इसको खाना को हज़म करो किसी तरह। तो वो सारा फ्लूइड बॉडी का ना ख़त्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, पेशेंट हाइपोटेंशन के साथ आएगा। तो ये जो डंपिंग होती है ना शुरू वाली, उसको अर्ली डंपिंग कहते हैं, जो खाने के ना तकरीबन 5 से लेके 45 मिनट्स के अंदर अंदर ना ये सारा मसला होता है कि बॉडी का फ्लूइड हाइपोवोलीमिया हो जाता है पेशेंट को ड्यू टू लार्ज एयर शिफ्ट, फ्लूइड शिफ्ट। और हाइपोवोलीमिया हो जाएगा पेशेंट जो है, उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, समझ लें, स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, और उसकी वजह से ना हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसकी वजह से स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, फ्लशिंग, नोज़िया, डायरिया, टैकीकार्डिया, मतलब ये सारी स्टेट आ जाएगी। समझ आ रही है ना आपको, इस तरह से। सो ये हमने जो डिस्कस किया ना, ये अर्ली डंपिंग है। अब अर्ली डंपिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो कहते हैं कि ये 3 काम आपने पेशेंट को कहने हैं कि जी हमने आपकी जो है ना स्टमक को छोटा कर दिया है, अब प्लीज़ अपना खाना जो है ना ऐसे बड़े बड़े मतलब एकदम से ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ठीक है, स्मॉल मील्स लें। और खाने के जो है ना दरमियान में और खाने के बाद पानी ज़्यादा ना पिएं, और कार्ब्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ना लें, ठीक है, फ़ाइबर्स ज़्यादा लें, इस तरह से। तो ये चीज़ें हमने पेशेंट को समझानी होती हैं। अब लेट डंपिंग क्या होता है? लेट डंपिंग ये होता है जो तकरीबन खाने के ना 2 से 4 घंटे बाद होता है। वो क्यों होता है? अब खाना ना थोड़ा सा आगे जाएगा, ड्यूटेनम से आगे जाएगा,
तो ड्यूडेनम से जब आगे जाएगा ना, अब खाने ने क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है ब्लड वेजल्स के अंदर। अब वो जब खाना एब्जॉर्ब होगा ना, तो वो कार्ब्स, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट डाइट इतनी ज़्यादा आ जाएगी, ग्लूकोज बॉडी में ब्लड में इतना ज़्यादा आ जाएगा कि इंसुलिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। जब इतना ज़्यादा ग्लूकोज एकदम से ब्लड में आ जाएगा, ब्लड वेजल्स में, क्योंकि रैपिडली खाना आया है, तो ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा बढ़ेगा, ये ग्लूकोज का एरो है, इतना बढ़ेगा तो इंसुलिन भी उतनी बढ़ेगी। तो इंसुलिन उतनी बढ़ेगी तो इंसुलिन ग्लूकोज को क्या कर देगी, कम कर देगी, तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस आना शुरू हो जाएंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के फेंटिंग, पेशेंट फेंट हो जाएगा क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल रहा। डिजीनेस, ट्रेमर्स, पल्पिटेशंस, स्वेटिंग, पेशेंट इसलिए स्टेट में हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में चला जाएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अर्ली डंपिंग के ट्रीटमेंट के लिए और लेट डंपिंग की ट्रीटमेंट के पेशेंट के लिए ऑक्ट्रेटाइड देते हैं। ऑक्ट्रेटाइड क्या करेगा, ऑक्ट्रेटाइड जो है वो स्टमक की जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है ना उसको थोड़ा कम करेगा, ताकि खाना इतनी तेज़ी से आगे ना जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके जाए। ठीक है, तो ये इसके अलावा अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस होता है। अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस से आपको समझ आ रही है कि अब ना जो हमने बिलरॉथ 2 या गैस्ट्रोजिजनोस्टमी की है ना, तो जिजनम जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्कली है। अब वो अल्कली जो है रिफ्लक्स करके जब स्टमक में जाएगी इतनी ज़्यादा, तो वो वहाँ पे स्टमक के अंदर क्या करेगी, एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लक्स जब होगा या बाइल इंड्यूस्ड म्यूकोजल डैमेज शुरू हो जाएगा। स्टमक की म्यूकोजा डैमेज होगी, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आएगा। उसको खाने के वक्त पेन होगी, क्योंकि जो ये रिफ्लक्स है ना अल्कलाइन कंटेंट्स का, बाइल कंटेंट्स का, स्टमक की वॉल को डिस्टर्ब कर रहा है। अब जब वो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगी खाना खाते वक्त, तो वो खाना नहीं खाएगा, तो वेट लॉस हो जाएगा उसको, आयरन डेफिशिएंसी, नीमिया, क्लोरहाइड्रिया मतलब एसिड प्रोडक्शन नहीं होगी, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, तो ये सब कुछ होगा। देन जो है ये इसोफेजाइटिस भी कॉज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं कि स्टमक की एम्प्टिंग को ज़्यादा करें। स्टमक की एम्प्टिंग को ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, कोलेस्टाइरामीन और गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक्स फॉर एग्जांपल मीटोक्लोप्रामाइड देंगे। इसके अलावा हमारा एक प्रोसीजर होता है रो-एन-वाई गैस्ट्रोजिजनोस्टमी। रो-एन-वाई गैस्ट्रोजिजनोस्टमी हम क्या करते हैं कि इसमें भी आपको समझ आ रहा है कि हमने ना कुछ ऐसा प्रोसीजर करना है कि स्टमक के साथ जिजनम को जोड़ देना है। स्टमक को काट के ना उसको जिजनम के साथ जोड़ देना होता है। इसको रो-एन-वाई कहते हैं। इसमें दरअसल एक वाई शेप्ड बन जाता है। इसकी मैं वीडियो आपको शेयर कर देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लें। उसमें यही होता है कि हमने ना स्टमक के साथ ना जिजनम को जोड़ देना होता है। स्टमक का बिल्कुल छोटा सा पोर्शन हमने अटैच करके रखना होता है। फिर जी पोस्ट वेगोटोमी डायरिया हो जाता है। मतलब वेगोटोमी अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है ना रैपिड एम्प्टिंग होगी स्टमक की, और उसकी वजह से क्या होगा कि डायरिया हो जाएगा। तो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे। फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाता है आफ्टर वेगोटोमी एंड ड्रेनेज प्रोसीजर्स। उसके बाद जो है गॉल स्टोन फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ट्रंकल वेगोटोमी मैंने आपको बताया था कि बाइलियरी स्टेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, क्योंकि अब जैसे अब स्टमक रिमूव हो गया तो उसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर भी था, वो भी नहीं होगा, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन में मसला आ जाएगा कुछ चीज़ों में, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, नीमिया, कैल्शियम डेफिशिएंसी, मैल एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस्ड एपिटाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रो-एन-वाई वाला प्रोसीजर होता है ना, ये पेशेंट जो बहुत ओबीज़ होते हैं ना और वेट लॉस करवाने के लिए ना वो लोग करवा लेते हैं, ताकि स्टमक उनका छोटा हो जाए और वो उनको भूख भी कम लगे और वो पतले हो जाएं। और तो इसके लिए ना फिर ये मैंने आपको वीडियो शेयर किया ना, उसमें आपको नज़र आएगा। फिर हम ना इसकी पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। परफोरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रिकरेंट अल्सरेशन होती है। इसमें जो परफोरेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने यूक्यूज़ में तकरीबन सारे उसके देखे हैं। तो नेक्स्ट में हम इसके परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर को डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके यूक्यूज़ डिस्कस कर लेंगे।